जय हिंद दोस्तों, हिंदी विद आफरीन में आपका स्वागत है। हिंदी विद आफरीन में हम लोग कर रहे थे संधि और कल हमने करी थी व्यंजन संधि, जिसमें हमने व्यंजन संधि के 3 नियम कर लिए थे। आज हम करेंगे व्यंजन संधि के बाकी बचे हुए नियम। तो आइए शुरू करते हैं हम व्यंजन संधि और देखते हैं कि व्यंजन संधि के नियम नंबर 4 में वो क्या कहता है। देखिए, जो व्यंजन संधि है तो हमने कल जान ही लिया था, उसके 3 नियम भी कर लिए थे। व्यंजन संधि के नियम नंबर 4 में वो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर हमें 2 वर्ण दिए जाएं ता धन शा, तो अगर ता के बाद हमें शा दिया जा रहा है तब वह जो ता है उसका जो परिवर्तन है वो चा में हो जाएगा। इसी तरह से ये जो शा है इसका परिवर्तन छा में हो जाएगा। पर कब होगा? ये जब होगा जब हमें ता के बाद शा दिया होगा, तब जो ता है उसका परिवर्तन चा में और जो शा है उसका परिवर्तन छा में हो जाएगा। इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, हमें दे रखा है उदाहरण में आधा ता के बाद क्या दे रखा है? शा दे रखा है। नियम क्या कह रहा है कि अगर संधि में ता के बाद शा दे रखा होगा तो हमारा जो ता है परिवर्तित हो जाएगा हमारे चा में। देखिए, यहाँ पर जो ता है वो किससे परिवर्तित होगा? चा में। और जो ये शा है वो किसे परिवर्तित होगा? छा में। तो कर देते हैं। देखिए, आधा च, क्योंकि ता आधा ता, शा का छा तो छा। इस तरह से हमारा हो जाएगा उच्छ्वास। उसके बाद अब देखिए, आधा ता शा। नियम क्या कह रहा है? ता के बाद अगर शा दे रखा है तो ता चा में और शा छा में परिवर्तित हो जाएगा। तो ता हो गया हमारा चा में और शा हो गया हमारा छा में परिवर्तित। देखिए, लिखेंगे चा फिर छा, इस तरह से ये हमारा हुआ। तो यहाँ पर हमने नियम में देखा कि ता के बाद शा दे रखा है तो ता चा में और शा छा में। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप जितनी बार बोलेंगे, जितनी बार सुनेंगे, उतनी बार तभी वो आपको याद होगा, समझ में आएगा। उसके बाद देखिए नियम क्या कह रहा है। नियम ये कहता है कि अगर ता के बाद हमें हा दे रखा है तब जो ता है वो चा में नहीं ता में परिवर्तित होगा। इसी तरह से ये जो हा है वो परिवर्तित होगा धा में। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा नहीं ज्यादा है। अब देखिए, ये जो ता है परिवर्तित हुआ दा में, पर कब? जब इसके बाद हा दे रखा होगा। ये जो ता है परिवर्तित हुआ चा में, पर कब? जब इसके बाद शा दे रखा है। अब ये वाला शा हुआ था छा में और ये वाला हा हुआ है धा में। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, ये जो ता है किससे परिवर्तित हो रहा है? दा में। ये जो हा है परिवर्तित हो रहा है धा में। क्यों? क्योंकि नियम कह रहा है हमारा व्यंजन संधि का। अब देखिए, ता आधा द, अब इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। कैसे? ता दा धा। अब आप बोलेंगे कि जो दा है वो तो आधा है और धा पूरा है। तो दोस्तों, जब हिंदी में हम लिखते हैं तो हम लिखते ही इसी तरह से हैं। जो आधा वर्ण आता है उसके नीचे ही पूर्ण वर्ण लगता है। उसके बाद हम देखते हैं ता और हा। नियम क्या कह रहा है? अगर ता के बाद हा है तो ता का परिवर्तन दा में और हा का धा में कर देते हैं। अब देखिए, आधा द धा पे आकार उद्धार। इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से। तो ये था हमारा व्यंजन संधि का नियम नंबर 4। अब देखिए, अगली जो संधि है हमारी जो संधि है वो नियम नंबर 5 से देखते हैं हम। व्यंजन संधि का नियम नंबर 5 क्या कहता है? नियम नंबर 5 व्यंजन संधि का है वो ये कहता है कि अगर हमें वर्ण से पहले हर्ष स्वर मिले और वर्ण के बाद हमें छा मिले, तब हम छा से पहले चा लगाते हैं। क्या? तब हम छा से पहले छा लगाते हैं। अब वो ये तो बोलते हैं हर्ष स्वर के बाद अगर छा मिले तो छा से पहले हम चा लगाते हैं। उसके अलावा अगर हमें आ भी मिले, हर्ष स्वर और आ मिले, तब हम क्या? छा से पहले चा लगाते हैं। और ये मैं आपको पहली दूसरी क्लास में करवा चुकी हूँ कि स्वर में हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर क्या होते हैं। मैंने तभी आपको बोला था और ये मैं हर क्लास में बोलती हूँ। अगर आप पीछे वाला ढंग से पढ़ेंगे तो ही आपको आगे वाली चीजें आसान होंगी। आगे चलता रहेगा हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन,
सघोष, अघोष, ये आगे आप जितने भी व्याकरण पढ़ेंगे तो उसमें ये सब चीजें चलती रहेंगी। तो इसलिए पहले उनको और क्लियर कर लेंगे तो आगे वाली चीजें आसान होंगी आपके लिए। आइए आगे देखते हैं। तो इस नियम में जो नियम नंबर 5 है उसमें हमने क्या समझा, उसमें हमने समझा कि अगर हमें हर्स्व मिले और हमें आ मिले, उसके बाद हमें छ मिल रहा है तो छ से पहले हम क्या लगा देंगे, छ से पहले हम लगा देंगे चा। देखते हैं इसको उदाहरण के माध्यम से। अब देखिए हमें दे रखा है यहाँ पर आ, वो क्या बोल रहा है नियम नंबर 5 में, व्यंजन संधि के नियम नंबर 5 में बोल रहा है आ ये सारे हर्ष स्वर में से कोई मिले उसके बाद छा मिले। अब हमें तो यहाँ मिल गया है आ, यानी हमें मिल गया है नियम के अनुसार आ और छा। छा तो छा से पहले हमें क्या लगाना रहेगा, चा। करते हैं, देखिए आ गया, आ के बाद छा से पहले क्या आ गया हमारा चा। तो ये हो गया हमारा अच्छा, इस तरह से। उसके बाद हमें रखा है अनुधन छेद। अब देखिए यहाँ पर जो अनुधन छेद दे रखा है, यहाँ पर जो लगा है हर्स्वर ऊ लगा है, धन छा है। नियम कह रहा है हर्स्वर के बाद छा आ रहा है तो छा से पहले हम चा लगा देंगे, तो लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर हमें कुछ हटाना नहीं है, पर नियम ये पर हटाना नहीं है, उससे पहले कुछ लगा देना है। क्या, छा से पहले हम चा लगा रहे हैं। आगे देखिए इसके दो नियम मैंने और लिखे हैं यहाँ पर। वा में क्या है हर्स्वर आ, उसके बाद रखा है छा। परिवर्तन क्या आएगा, विकार क्या उत्पन्न होगा, छा से पहले हम चा लगा देंगे। ये हो जाएगा हमारा स्वच्छंद। यहाँ पर हमने आ के बाद छा से पहले, आ के बाद और छा से पहले क्या लगा दिया है, चा। तो ये बन गया हमारा स्वच्छंद। उसके बाद देखिए छद्र छाया में यहाँ पर भी हमें हर्स्वर आ मिल रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अगर व्यंजन इस रूप में लिखा है तो यानी वो पूर्ण है, उसमें क्या है, उसमें स्वर अ है। अब इसमें हलन तो लगा नहीं है तो मतलब स्वर आ है, तो आ हमने लिखा। छा है, छा से पहले नियम क्या कह रहा है, हमें चा लगाना है। लगाते हैं, छत्रधन छाया। हमें जो शब्द मिलता है, हमें शब्द मिलता है छत्रधन, छत्र छाया। ये नियम हमने 5 में देखा। अब नियम 6 में देखते हैं हम कि नियम 6 क्या कहता है। नियम 4 में ये था कि ता के बाद शादी रखा है तो ता, जो ता है वो चा में और जो शा है वो छा में। ता के बाद अगर हा दे रखा है, जो ता है वो दा में और जो हा है वो धा में परिवर्तित हो जाएगा। अब नियम नंबर 5 में बोला था हर्स्वर है, हर्स्वर और अ के बाद छा दे रखा है तो उससे पहले हम चा लगा देंगे। नियम नंबर 6 में देखते हैं। नियम नंबर 6 में वो बोलता है अगर हमें ई उ ऐ के बाद सा मिले तो ये वाला जो सा है वो परिवर्तित हो जाएगा शा में, षटकोण वाले शा में। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है सुस्मिता, हमारे उदाहरण में दे रखा है सुस्मिता। अब सुस्मिता में देखिए जो हमें दे रखा है उ, धन, सा दे रखा है कौन सा, ये वाला स्लेट वाला सा। तो यहाँ में हमें दे रखा है सा, किसमें परिवर्तित हो जाएगा, शा में। कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा सुष्मिता। इसी तरह से अब देखिए ना से पहले क्या है, ना में क्या स्वर लगा है, ना में जो स्वर लगा है वो लगा है ई, धन। सा दे रखा है और वो क्या कह रहा है, धन। यानी जो प्लस है, प्लस से पहले ये तीनों स्वर दे रखे हो और प्लस के बाद सा दे रखा हो, तो जो इसका परिवर्तन है उसका परिवर्तन हो जाएगा हमारा शा में। तो देखिए धन यानी जो प्लस है उससे पहले दे रखा है हमें ई, उसके बाद दे रखा है हमें शा, तो परिवर्तन किसमें हो जाएगा, शा में। तो ये हो जाएगा हमारा निषाद। इसी तरह से देखिए बी दे रखा है और बी में क्या, कौन सा स्वर है, ई है। धन, सा दे रखा है, सा का परिवर्तन हो जाएगा शा में, तो ये बन जाएगा हमारा विशाल। इस तरह से। तो ये नियम नंबर 6 कहता है। अब नियम नंबर 7 देखते हैं। नियम नंबर 7 क्या कहता है। अब देखिए नियम नंबर जो 7 है वो कहता है यदि शा से षटकोण वाले शा के बाद ता था न आ जाए, तो ये वाले शा के बाद अगर ता था न आ जाए तब ये जो त है वो टा में परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद ये जो था है वो ठा में परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद ये जो ना है वो ड़ा में परिवर्तित हो जाएगा। पर कब, अगर शा के बाद ये तीनों व्यंजन दिए हों तब।
तब इनका परिवर्तन इन रूप में हो जाएगा। इसको उदाहरण में देखते हैं। देखिए यहाँ पर दे रखा है कृष धन ना, अंतिम क्या दे रखा है हमें, शा भी कैसा, आधा दे रखा है व्यंजन हमें शा के बाद दे रखा है हमें ना, ता था ना आ रहा है। मैंने क्या बोला है, ना का परिवर्तन किस में होगा, ण में होगा। कर देते हैं। देखिए किश शादा है, शा ना का परिवर्तन हो गया है ण में, तो ये हो गया हमारा किश में। इसी तरह से दे रखा है विष धन नु, क्या दे रखा है शा, अंतिम क्या दे रखा है ना का परिवर्तन किस में, ण में, तो क्या हो जाएगा हमारा विश्व। इस तरह से ये नियम नंबर 7 कहता है। नियम नंबर 8 देख लेते हैं क्या कहता है। ये आसान है। नियम नंबर 8, नियम नंबर 9। नियम नंबर 8 में वो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर माँ के बाद कोई स्वर आ जाए तो माँ किस में परिवर्तित हो जाएगा, अपने ही रूप में परिवर्तित हो जाएगा। देख लेते हैं। ये क्या दे रखा है, माँ दे रखा है माँ। नियम में देखिए कहता है स्वर दे रखा है आ, दीर्घ स्वर आता है ना आ, तो हमें दे रखा है आ, परिवर्तन किस में हो जाएगा इसका, माँ में। करते हैं। सा माँ आधा था तो माँ आ गया, फिर माँ, तो ये क्या हो गया समधन आचार समाचार। उसके बाद दे रखा है समधन उचित। अब देखिए माँ दे रखा है, माँ के बाद स्वर दे रखा है उ, हर्ष, फिर उ दे रखा है। परिवर्तन किस में होगा, परिवर्तन होगा इसका अपने ही रूप में माँ में। करते हैं। समाचार। देखिए ये वाला माँ हमने यहाँ आधा लिखा, इसका जो परिवर्तन था किस में हुआ है, माँ में, तो ये हमारा क्या आ गया समाचार। इसी तरह से नियम नंबर 9 में वो कहता है कि अगर माँ के बाद भी माँ आ जाए तो भी वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, माँ में। देखिए सम धन मान, माँ के बाद क्या आ गया माँ, परिवर्तन किस में होगा, माँ में। कर देते हैं। सम्मान। इसी तरह से अपने ही रूप में रहेगा वो, माँ के बाद दे रखा है माँ, तो अपने ही रूप में रहेगा वो सम्मति। इस तरह से नियम नंबर 8 कह रहा है कि माँ के बाद अगर स्वर आ रहा है तो माँ में रहेगा, और नियम नंबर 9 कहता है माँ के बाद अगर माँ आ जाए तो वो अपने ही रूप में रहेगा। तो यहाँ देखिए समधनमान सम्मान, समधनमति तो सम्मति। उसके बाद देखिए नियम नंबर 10 क्या कहता है। नियम नंबर 10 ये कहता है कि समधन का अगर इसके बाद माँ के बाद क आ जाए तब हम का से पहले क्या लगाएंगे, सा। इसी तरह से हमने देखा था ना कि अगर इनके बाद छा आ जाए तो छा से पहले हम चा लगाएंगे। इस तरह से नियम नंबर 10 में वो कहता है कि सम के बाद अगर का आ रहा है तो का से पहले हम क्या लगाएंगे, सा। अब देखिए, और ये जो माँ है ये अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए सम माँ दे रखा है माँ, कृतक दे रखा है का, वो क्या बोल रहा है नियम में कि का से पहले हम क्या लगा देंगे, सा लगा देंगे। देखिए सा लगा रहे हैं हम का से पहले, तो ये क्या हो गया हमारा संस्कार। उसके बाद देखिए फिर माँ के बाद क दे रखा है, का से पहले क्या लगा देंगे हम सा, उसका अनुसार में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा संस्कृत। इस तरह से अब जो नियम बचा है नियम नंबर 11। अब दोस्तों आप किताब देखेंगे किसी भी व्याकरण की तो उसमें आपको व्यंजन संधि के किसी किताब में 6 से 7 नियम मिलेंगे, किसी में 10 और किसी में 11। मैंने कोशिश करी है कि मैं सभी नियम लिख दूं। उसके अलावा भी किन्हीं किताबों में कुछ नियम को मिला के लिखा है, कुछ को अलग करके लिखा है, तो ये कम ज्यादा होते रहते हैं। मैंने कोशिश करी है कि यहाँ पर मैं ज्यादा से ज्यादा ले पाऊँ। उसके बाद देखिए नियम नंबर 11 में जो यहाँ पर जो व्यंजन संधि का अंतिम नियम है, नियम नंबर 11, किसी किसी किताब में कम और ज्यादा दोनों हो सकते हैं। रीजन कि वो या तो नियम को मिला के लिख देते हैं या अलग करके लिख देते हैं, जिससे जो संख्या होती है वो कम ज्यादा हो जाती है। एक आध नियम अधिक भी हो सकता है, पर मुझे जितनी जानकारी है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर लिखे। अब देखिए नियम नंबर 11 में वो क्या कहता है, वो कहता है कि यदि माँ के बाद कोई भी अंतस व्यंजन और उष व्यंजन, मैंने बताए थे ना अंतस व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल, व, और इस तरह से उष व्यंजन भी बताए थे, श, श, स और हा हो, तो उसके बाद क्या लगाते हैं हम अनुस्वार। देखिए
जो म है उसका जो परिवर्तन होगा वो किस में हो जाएगा, अनुस्वार में। कब, अगर माँ के बाद अंतस व्यंजन दे रखे हों या उस व्यंजन दे रखे हों। देखिए यहाँ पर हमें दे रखा है सम धन योग, वो क्या बोल रहा है, माँ के बाद यदि या दे रखा हो, या दे रखा हो यानी अंतस व्यंजन, और या हमारा किस में आता है, अंतस व्यंजन में, तब रूल क्या कह रहा है कि वो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। चलते हैं इसे, माँ है अनुस्वार में, योग का योग आ जाएगा इस तरह से, ये हो गया संयोग। उसके बाद देखिए समधन रक्षक, जो माँ है उसका जो परिवर्तन किस में होगा, अनुस्वार में। क्यों, क्योंकि हमें देखा रा, और रा क्या है हमारा, अंतस व्यंजन। देखिए यहाँ पर रा क्या है हमारा, अंतस व्यंजन, तो परिवर्तन किस में हो जाएगा इसका, अनुस्वार में। तो इस तरह से हो जाएगा हमारा संरचना। और इसके साथ ही आज हमारी जो व्यंजन संधि है वो समाप्त हुई है। तो व्यंजन संधि में हमने आज जो बाकी बचे हुए नियम थे कोशिश करिए कि उसको हम करें। और दोस्तों ये जो संधि है ये आपको, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि हम याद करें तो हो जाते हैं, कुछ समझे तो हो जाते हैं। ये टॉपिक ऐसा है कि आपको याद भी करना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। उसके बाद ही ये जो संधि है, जो व्यंजन संधि, स्वर संधि और विसर्ग संधि हो पाएगी। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम करेंगे विसर्ग संधि। तो आप खुश रहिए, हेल्दी रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।